ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स 1 में हम ये सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से प्रिस्क्रिप्शन एंड पोस्टोलॉजी हमने ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वो एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं, अपलोड किया है। ठीक है। इसके बाद हम फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, पाउडर्स, डोसेज फॉर्म क्या होते हैं, बाद में मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, देन बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसमें इमल्शन और सस्पेंशन क्या होगा डिटेल में पढ़ेंगे। और फार्माकोपियाज लाइक डिफरेंट इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया या फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, वो क्या होती है, उसमें कैसे इंफॉर्मेशन दी होती है ड्रग्स की, वो पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा इनकम्पैटिबिलिटीज। ठीक है। तो पहले डोसेज फॉर्म जानने से पहले ड्रग क्या होता है ये जानते हैं। तो ड्रग मतलब इसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दैट इज एपीआई। तो एपीआई क्या है? इट इज डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन ह्यूमंस और एनिमल्स। मतलब ड्रग एक ऐसे सब्सटेंस है जो हम एडमिनिस्टर करने के बाद जो पर्टिकुलर डिसीज़ हमें हुआ है या फिर जो भी पेन है या फिर कौन सा भी डिसीज़ है, वो क्योर या फिर ट्रीट करता है वो ड्रग। ठीक है। इसको हम ड्रग्स बोलेंगे। ह्यूमंस में भी यूज़ होगा या फिर एनिमल्स में भी यूज़ होगा। ठीक है। वो ड्रग हम, तो डोसेज फॉर्म क्या होगा? तो डोसेज फॉर्म, ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू सुटेबल फॉर्मुलेशन। मतलब एक ड्रग है जो हम एक खाने लायक फॉर्मुलेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं। लाइक इसके फॉर्म्स है लाइक लिक्विड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म, गैसियस या फिर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो आप मुझे बताओ लिक्विड डोसेज फॉर्म का एग्जाम्पल क्या हो सकता है जो आपने यूज किया हुआ है? जल्दी से सिरप रिप्लाई सिरप करो। ओके। सिरप और ओआरएस मैम। ओके, ओआरएस एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है, जिसको हम एक वाटर में डिसॉल्व करके फिर पिएंगे। ठीक है। तो ये सॉलिड डोसेज फॉर्म में आता है। लिक्विड डोसेज फॉर्म में सस्पेंशन आएगा, इमल्शन आएगा, या फिर सिरप जैसे बोला आपने, ये सब लिक्विड डोसेज फॉर्म में आएगा। सॉलिड में क्या आएगा? कॉमन एग्जांपल्स कौन से है बताओ? टैबलेट्स यस, टैबलेट्स कैप्सूल हार्ड जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन। यस, ये सब सॉलिड डोसेज फॉर्म में आएगा। गैसियस में आएगा लाइक इनहेलर्स जो है, या फिर वो अस्थमा में यूज करते हैं वो इनहेलर्स, वो सारे गैसियस में आएंगे। और सेमी सॉलिड्स में हमारे आएगा लोशंस, क्रीम्स लाइक दैट। ठीक है। वो आगे हम डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। तो हमने डोसेज फॉर्म में क्या किया? तो डोसेज फॉर्म कंटेन्स बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दैट इज एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स। मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब क्या होगा? ड्रग, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसको एक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बॉडी में जाके पर्टिकुलर एक्शन दिखाएगा। ठीक है। इसकी वजह से ही हमारा डिसीज क्योर हो जाएगा। तो इसीलिए उसको बोलते हैं एक्टिव। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स किसको बोलेंगे? जो भी एक्सिपिएंट्स या फिर एडिटिव्स हम फॉर्मुलेशन में यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो एक्सिपिएंट्स है वो हमारे एक कैरियर ऑफ फॉर अ ड्रग मॉलिक्यूल ऐसे एक्ट करते हैं, जिससे एक ड्रग अपने पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे डिलीवर करेगा। तो ये इन शॉर्ट फॉर्मुलेशन को शेप देते हैं। ठीक है। तो समझो फॉर एग्जांपल एक ऐसा है लाइक पैरासिटामोल ड्रग है, तो वो क्या हुआ? एक्टिव इंग्रेडिएंट। पैरासिटामोल एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, पर वो हम ऐसे ही खाते हैं क्या? उसकी टैबलेट आती है, तो टैबलेट क्या हुआ? डोसेज फॉर्म। तो वो डोसेज फॉर्म में हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपिएंट्स यूज करेंगे, लाइक डाइल्यूएंट यूज किया, या फिर और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो फॉर्मुलेशन को सपोर्ट करते हैं, फॉर्मुलेशन को शेप देते हैं। ठीक है। आपको समझ एक्टिव क्या इंग्रेडिएंट्स क्या है डोसेज फॉर्म में? यस, रिप्लाई। समझ में आया? यस मैम। ओके। तो एक ड्रग को हम डोसेज फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं? हम ऐसे ही ड्रग्स नहीं खा सकते क्या? तो
तो इसके रीजंस क्या है, डोसेज फॉर्म क्यों बनाते हैं हम लोग? तो पहला तो फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। लाइक एक पर्टिकुलर ड्रग है, वो ऐसे ही ओपन रखा है हमने, तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट हो जाएगा। लाइक इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो उससे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने के चांसेस है। या फिर इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी कंडीशंस है, तो उसमें वाटर रिएक्ट करके हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी दे सकता है ड्रग। तो वो फॉर्मुलेशन जब बनाएंगे तो वो ड्रग को प्रोटेक्ट करेगा इन इन्वायरमेंटल कंडीशन से। ठीक है, तो वो ज़्यादा देर तक ड्रग स्टेबल रह पाएगा। नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हमने ड्रग, एक पर्टिकुलर ड्रग, ऐसे कुछ कुछ ड्रग है जो गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट्स में, मतलब गैस्ट्रिक का इन्वायरमेंट कैसा है, एसिडिक, वो एसिडिक इन्वायरमेंट से वो ड्रग डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, मतलब ड्रग का डिग्रेडेशन होने के चांसेस है। तो उसमें भी हम हमारा फॉर्मुलेशन उस ड्रग को गैस्ट्रिक जूस से बचाएगा। ठीक है, टू मार्क्स द बिटर साल्टी टेस्ट और ऑर्डर ऑफ द ड्रग। तो एक ड्रग है, लाइक वो बिटर ड्रग है, तो हम ऐसे ही नहीं खा पाएंगे, वोमिटिंग के चांसेस है, या फिर वो हम नहीं खा सकते। ठीक है, तो वो एक ऐसा डोसेज फॉर्म बनाएंगे हम लोग जो उस बिटर टेस्ट को कवर करेगा, या फिर कवर करेगा। लाइक एक ड्रग है बहुत कड़वा है, तो उसको हम ऐसे उसकी टैबलेट बनाई है, तो उस पे हम शुगर कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, शुगर कोटिंग करेंगे तो वो बिटर जो टेस्ट है ड्रग का वो मास्क हो जाएगा और इजीली हम टैबलेट ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट उसको पैलेटेबल बनाएंगे। पैलेटेबल मतलब खाने लायक। ठीक है, टू एडमिनिस्टर अ ड्रग इनटू वन ऑफ द बॉडी कैविटीज। ठीक है, बॉडी कैविटीज मतलब देखो नेजल है, या फिर आई है, ईयर है, उसके लिए नेजल ड्रॉप, ईयर ड्रॉप्स, या फिर आई ड्रॉप्स, ये सब बनाया हुआ है। रेक्टल सपोजिटरीज है। ठीक है, ये सब फॉर्मुलेशंस है, वो इजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तुम कह रहे हो टाटा काहे नहीं आ रहे, टाटा काहे म्यूट आवे करो लास्ट वीक हिमांशु। तक घर में ही बैठे थे, मतलब तुम उनका आगे कह लो, तुम कहो तुम तो आओ, हिमांशु म्यूट मतलब करो हम भाई ना जल्दी। हो तो कहा हम ही काहे, तुम कहो। कहाँ थे हम लोग? हाँ, इनटू बॉडी कैविटीज। तो पर्टिकुलर बॉडी कैविटीज में ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए एक पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा उसको। ठीक है, इजी एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है टू डिलीवर द मैक्सिमम ड्रग एक्शन फ्रॉम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट। तो एक ड्रग है जो हमने टॉपिकल साइट मतलब क्या, स्किन पे अप्लाई किया है, तो स्किन पे अप्लाई किया वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो एक ऐसा फॉर्मुलेशन हम बनाएंगे जिससे स्किन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है और उस ड्रग का परमिएशन इंक्रीज हो रहा है। परमिएशन मतलब स्किन से पास हो रहा है वो अंदर तक। तो उसके लिए हमें फॉर्मुलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, टू प्रोवाइड अ सस्टेन्ड एंड कंट्रोल रिलीज। तो पर्टिकुलर ड्रग है वो बॉडी के अंदर, हम चाहते हैं कि वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए काम करे, या फिर वो एक पर्टिकुलर रेट में काम करे रिलीज हुए। तो उसके लिए हम सस्टेन रिलीज या फिर कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस बनाएंगे बाय यूजिंग डिफरेंट एक्सिपिएंट्स, पॉलीमर्स यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ अ ड्रग सोल्यूबल इन सुटेबल व्हीकल। तो एक व्हीकल में जब हम वो ड्रग सोल्यूबल करेंगे तो उसका बन जाएगा लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या एडवांटेज है, वो रैपिड एक्शन दिखाता है देन सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो एक एग्जांपल लो कि एक ड्रग का टैबलेट बनाया हुआ है और एक ड्रग का सस्पेंशन बनाया है। तो वो टैबलेट की क्या प्रोसेस होगी, पहले वो डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिसॉल्व होगा, और फिर बाद में वो एब्जॉर्ब होगा। सस्पेंशन में क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट या फिर डिसॉल्व होने की, डिसइंटीग्रेट होने की प्रोसेस ही नहीं है, वो डायरेक्टली पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, तो वो डायरेक्टली डिसॉल्व होगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो लिक्विड डोसेज फॉर्म्स है, वो रैपिड एक्शंस दिखाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म्स। डोसेज फॉर्म के वेरियस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, एंड नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट क्या होगा, हमने देखा है, अभी देखा है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट क्या है उस डोसेज फॉर्म की, उसके हिसाब से। तो पहले क्या आएगा, सॉलिड, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप देखो, पाउडर, अपने ORS का एग्जाम्पल दिया दिया था, वो आएगा पाउडर्स में। देन टैबलेट्स, कैप्सूल, सैचेट, डिपोट, इंसप्लेशंस, टैबलेट ट्राइचुरेट्स, ग्रैन्यूल्स, इम्प्लांट्स या डेंटिफ्राइसिस, ये सब हम एक एक करके सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडस्ट्री और फार्मेसी में भी ये सब टर्म्स आएंगी, सो डोंट वरी। नेक्स्ट आता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आपको पता है कि ऑइंटमेंट, क्रीम, सपोजिट्रीज, जेलीज, पेस्ट या जेल। ठीक है, ये इनका कंसिस्टेंसी कैसा होगा, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आएगा लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसमें ये सारे डोसेज फॉर्म्स हो गए, ये हम मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म या फिर बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, इन सब में पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पूरे टर्म्स क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है गैस। तो गैस गैस में क्या होता है, एरोजोल या फिर इनहेलेंट्स या फिर स्प्रेज। ठीक है, ये सब आएगा गैसियस डोसेज फॉर्म में। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम कहाँ से वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मतलब अंदर ले रही है, लाइक ओरल, ओरल में बाद में वो सब एग्जाम्पल आएंगे, टैबलेट, कैप्सूल या फिर सस्पेंशन, बोथ सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, कौन से भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरेंट्रल्स, ट्रांसडर्मल, इनहेल्ड, ऑफ्थैल्मिक, रेक्टल, ओटिक। ओटिक मतलब ईयर में डालने का। देन रेक्टल, ऑप्थैल्मिक मतलब आई में डालने का। इनहेल मतलब हम इनहेल करेंगे डायरेक्टली लंग्स में या फिर नोज से। ट्रांसडर्मल हम स्किन पे अप्लाई करेंगे। पैरेंट्रल इंजेक्शन, डायरेक्टली ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली ड्रग जाएगा वो फॉर्मुलेशन बना के। और नेक्स्ट ओरल, ये तो कॉमन है, आपको पता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यूज कैसे होगा, या फिर वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है या फिर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनल में वो सब आएंगे जो हम ओरली लेते हैं या फिर हाँ ओरली लेते हैं, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, ये सब इंटरनली यूज करें। और एक्सटर्नल में कौन से आएंगे, क्रीम्स, लोशन, जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं हमारी स्किन पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन, सिमिलरली स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, आई पे अप्लाई कर रहे हैं, या फिर टूथ, हेयर, नोज, बकल कैविटी, लाइक दैट। साइट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा है हमारे, उस पर डिपेंड करेगा डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो हम अभी लिक्विड डोसेज फॉर्म ये चालू करेंगे ये टॉपिक। ठीक है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म, एज इट नेम इंडिकेट्स, द फॉर्मुलेशन इज इन फिजिकल स्टेट इज लिक्विड। ठीक है, इसमें दो टाइप्स के होंगे, मोनोफेजिक और बाइफेजिक। तो इसको मोनोफेजिक और बाइफेजिक क्यों बोलते हैं ये हम देखेंगे। तो मोनोफेजिक में आएगा एक्वियस और नॉन एक्वियस, और बाइफेजिक में आएगा सस्पेंशन और इमल्शन। तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हमें पता चलेगा कि कौन सा लिक्विड डोसेज फॉर्म बन रहा है। ठीक है, बाय डिजॉल्विंग द एक्टिव सब्सटेंस इन एन एक्वियस और नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो एक सॉल्वेंट है, उसमें हम एक्टिव सब्सटेंस यानी कि सॉलिड जो फॉर्म है हमारा ड्रग का, वो डिजोल्व कर रहे हैं। डिजोल्व कर रहे हैं मतलब उसका क्या बनेगा, एक होमोजेनस मिक्सचर बनेगा। होमोजेनस मिक्सचर मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, इजी एग्जांपल, डेली लाइफ में अगर वाटर में हम सॉल्ट डिजोल्व कर रहे हैं तो एक होमोजेनस मिक्सचर बनेगा। उसमें आपको सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो एक वो वाटर ही है ऐसा लगेगा, तो उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, और होमोजेनिक्स मिक्सचर होगा, इसको बोलेंगे हम मोनोफेजिक, क्योंकि इसमें वन ही फेज दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, दो, एक उसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, फिर भी हमें एक ही फेज दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके लिए इसको बोलते हैं मोनोफेजिक, एक ही फेज में। ठीक है, एक्वियस मतलब वाटर में डिजोल्व किया होगा, या फिर नॉन एक्वियस सॉल्वेंट मतलब
ये सारे सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर, ग्लिसरीन, ये सॉल्वेंट नॉन एक्वियस सॉल्वेंट है। जो वाटर छोड़ के बाकी सारे सॉल्वेंट है उसको नॉन एक्वियस सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाय सस्पेंडिंग द ड्रग इन अप्रोप्रिएट मीडियम। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में ड्रग डिस्पर्स किया होगा, यानी कि सस्पेंड किया होगा, वो डिजोल्व नहीं होगा। तो दो फेजेस तैयार हो गई, एक तो वो सॉलिड है और एक सॉल्वेंट है। इसलिए डिजोल्व नहीं होगा, इसलिए वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होगा, इसलिए दो फेजेस दिखाई दे रही है। इसलिए सस्पेंशन और इमल्शन को बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बोलते हैं। ये सस्पेंशन और इमल्शन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम टॉपिक। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है सस्पेंशन। नेक्स्ट आता है इमल्शन, बाय इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू एन ऑयल और वाटर फेज। मतलब एक तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स है, वो वाटर में डिस्पर्स किए हुए हैं, और दूसरा है वाटर के ड्रॉपलेट्स, वो ऑयल में डिस्पर्स किए हुए। तो उसके बेसिस पे इमल्शन के दो टाइप्स होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो ये होगा इमल्शन बाय इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू ऑयल और वाटर फेज। इसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो टर्म्स क्या है। तो सोल्यूट जो है, हमने अभी अभी एग्जाम्पल लिया था, उससे ही हम पता करते हैं कि सॉल्ट है और वाटर है। सॉल्ट हमने डिजोल्व किया है वाटर में, तो एक ग्लास वाटर है और एक चम्मच हमने सॉल्ट डाला है। तो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट मतलब वाटर होगा जिससे हम सोल्यूट डिजोल्व करें, और सोल्यूट मतलब क्या है, जो सॉलिड है या फिर वो सॉल्ट है जिसको हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करें। ठीक है, इजी टर्म से आप यही याद करो कि सॉल्ट है और वाटर है, तो वाटर हुआ सॉल्वेंट और सॉल्ट हुआ सोल्यूट। ठीक है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। नेक्स्ट आता है टर्म सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन डेफिनाइट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट डेफिनाइट टेम्परेचर। मतलब एक डेफिनाइट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, तो आपको अभी सॉल्वेंट और सोल्यूट पता चला। तो सॉल्वेंट है, एक डेफिनाइट वॉल्यूम है उसका, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो रहा है उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब क्या, एबिलिटी ऑफ दैट ड्रग, सोल्यूबिलिटी मतलब एबिलिटी ऑफ दैट ड्रग टू सोल्यूबलाइज। और सोल्यूबलाइजेशन ये प्रोसेस है सोल्यूबल होने की। जो सोल्यूबिलिटी ड्रग की एबिलिटी है और सोल्यूबलाइजेशन ये प्रोसेस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, सोल्यूबिलिटी इज नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजोल्व 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट। मतलब 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व करने के लिए हमें कितने अमाउंट मतलब कितने मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर है, उसको बोलेंगे हम सोल्यूबिलिटी। इसका एक चार्ट आता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, आपको याद रखना है इंडियन फार्माकोपिया, ये चार्ट में से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लेस देन 1 इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर्स पर ग्राम ऑफ सोल्यूट। मतलब 1 ग्राम सॉल्वेंट सोल्यूट डिजोल्व करने के लिए हमें कितने मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर है। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए लेस देन 1 ml मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर है, तो वो हो जाएगा वेरी सोल्यूबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट लग रहा है वो सॉल्यूट को डिजोल्व होने में, तो वो क्या होगा, वेरी सोल्यूबल है, जल्दी से सोल्यूबल हो रहा है। अगर 1 to 10 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्वेंट लग रहा है 1 ग्राम सोल्यूट के लिए, तो वो होगा फ्रीली सोल्यूबल। नेक्स्ट आएगा 10 to 30, अगर हमें 10 to 30 ml ऑफ सॉल्वेंट लग रहा है तो वो हो जाएगा सोल्यूबल। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। अगर बहुत ज़्यादा मतलब 10,000 मिलीलीटर्स के आगे लग रहा है सॉल्वेंट 1 ग्राम, बस 1 ग्राम सोल्यूट के लिए, तो वो इनसोल्यूबल ही हो जाएगा, या फिर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वो सोल्यूट उस सॉल्वेंट में।
ठीक है, ये चार्ट आपको याद रखना है। सोल्यूबलाइजेशन मतलब क्या बोला था कि सोल्यूबलाइज होने की प्रोसेस। ठीक है, उस वो प्रोसेस कैसी होती है, मतलब एक सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में कैसे डिसॉल्व हो रहा है एक्चुअल में। तो पहले क्या होगा, सोल्यूट सोल्यूट का मॉलिक्यूल्स है। अब हम चीनी डाल रहे हैं तो उसमें एक तो मॉलिक्यूल नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हो गए सोल्यूट के। ठीक है, तो वो सोल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्ड्स हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंटर आयनिक बॉन्ड्स हो गए। वो बॉन्ड्स का ब्रेक होना ज़रूरी है। ठीक है, वो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए जब हम सॉल्वेंट में डालेंगे। ठीक है, सेपरेशन, नेक्स्ट स्टेप आता है सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट टू प्रोवाइड स्पेस इन सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स है वो भी सेपरेट हो जाएंगे, और जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है वो भी सेपरेट हो जाएंगे, और जो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इंटरैक्शन होगा, तभी वो डिसॉल्व होगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना, किसको सॉल्वेंट बोलेंगे किसको सॉल्यूट बोलेंगे। ओके, अगर कोई डाउट आता है तो लास्ट में मैं बोलूँगी तब बताना। ठीक है, या फिर पूछ सकते हो। ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसकी वजह से वो सोल्यूबलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरैक्शंस होंगे, लाइक हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस है, या फिर वंडरवॉल इंटरैक्शंस है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, या फिर एक सॉल्यूट है वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तब ही वो सॉल्यूट वो सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। लाइक हम क्राइटेरिया देखते हैं। पहला आता है फैक्टर्स। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। पहला आएगा टेम्परेचर। तो देखो, एक सॉलिड हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं या फिर गैस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये दो कंडीशंस है। तो अगर हम लिक्विड लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं तो दो टाइप की रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं, एक तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, एक्सो तो क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर पड़ रही है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब क्या, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो देखो, अब अगर आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा, अभी है या फिर बाद वाले सेम में है पता नहीं, बट अगर प्रैक्टिकल है, अपने एक बीकर वो हाथ में पकड़ा है, ठीक है, और कुछ तो केमिकल्स मिलाए, रिएक्शन हुआ है उसमें। ठीक है, तो कुछ कुछ जो बीकर है वो गर्म हो जाते हैं, स्लाइटली थोड़ा गर्म हो जाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर पड़ रही है हीट, इसकी वजह से वो गर्म लगता है हमें थोड़ा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, अगर वो बीकर हमने हाथ में पकड़ा है, उसमें वो थोड़ा सा जो पहले था उसमें से ठंडा हो रहा है, या कि यानी कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब हुई है और इसकी वजह से वो ठंडा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको इसकी कॉन्सेप्ट समझ में आई। एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होने के चांसेस है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी साइमल्टेनियसली। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया होगा, लाइक एक ठंडा पानी है और एक गर्म पानी है। ठीक है, उसमें हम चीनी डाल रहे हैं, तो ठंडे पानी में डिज़ोल्व होने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू गर्म पानी में। तो टेम्परेचर इंक्रीज है गर्म पानी का तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नॉर्मली सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, बट कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस हो सकती है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं जीपैट में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन में कैसे सोल्यूबिलिटी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो दूसरा आता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। अगर लिक्विड में गैस डिजॉल्व है तो वो कैसे होगा,
decrease solubility of gas in liquid decreases as temperature increases। तो इसका हम नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा बॉइलिंग वाटर है, उसमें से बबल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, बबल्स क्यों आते हैं उसमें? तो देखो, एक नॉर्मल वाटर है, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डिजॉल्व गैसेस है। ठीक है, तो जब हम बॉईल करेंगे यानी कि उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें से जो डिजॉल्व गैसेस है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने जो उसको पकड़ के रखा था वो उसको छोड़ देगा, एस्केप हो जाएगा वो गैस, और इसकी वजह से वो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ में आया? गैस डिजॉल्व था पहले, बट एज टेम्परेचर इंक्रीज वो सोल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज हो रही है, इसलिए वो बबल्स आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ये? वाटर, बॉइलिंग वाटर में बबल्स आते हैं, उससे याद रखना सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। समझ में आया? यस, ओके, ओके सही। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जिसमें हम सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं उसमें, ओके हिमांशु, तो उससे कैसे अफेक्ट होगा? लाइक डिजोल्व्स लाइक, ये एक सेंटेंस है जिसे हम याद करेंगे। लाइक डिजोल्व्स लाइक मतलब क्या? पोलर जो सॉल्वेंट्स है वो पोलर सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है वो नॉन पोलर सॉल्यूट्स को डिजोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरैक्शंस होना ज़रूरी है सोल्यूबलाइज होने के लिए। जैसे कि हमने देखा, सोल्यूबलाइज होने के लिए एक इंटरैक्शन होना ज़रूरी है। तो पोलर सॉल्वेंट्स और पोलर सॉल्यूट्स उनके बीच में इंटरैक्शन होगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्यूट्स उनके बीच में इंटरैक्शन होगा। तो पोलर सॉल्यूट्स में क्या होगा? लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, या फिर अदर टाइप ऑफ इंटरैक्शंस जो पॉसिबल्स है अकॉर्डिंग टू दैट ड्रग मॉलिक्यूल या फिर वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस या फिर वंडरवॉल इंटरैक्शंस, ये सब इंटरैक्शंस हो गए सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, वो दोनों होंगे नॉन पोलर, तो ही वो एक दूसरे में डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेशर। तो प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस एज प्रेशर इंक्रीजेस। तो आप सोचो, एक कंटेनर है हमारे पास, एक कंटेनर है, तो उसमें गैस डिजॉल्व है और उसमें हमने क्लोज किया है। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा डिजॉल्व गैस में और अनडिजॉल्व गैस में। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कम स्पेस बच रहा है उसके लिए, तो वो ज़्यादा गैस उसमें लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे गैस ज़्यादा ज़्यादा सोल्यूबलाइज हो जाएगी लिक्विड में। ठीक है, बिल्कुल उल्टा है। टेम्परेचर में क्या देखा था? टेम्परेचर इंक्रीज होने से सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो रही है, और प्रेशर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीएच। तो पीएच कैसे अफेक्ट करेगा सोल्यूबिलिटी को? हमारे मार्केट में ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो वीक एसिड्स और वीक बेसिस है। तो वीक एसिड और वीक बेसिस एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही आयोनाइज होते हैं। आयोनाइज मतलब क्या? लाइक फॉर एग्जांपल NaCl है, तो वाटर में डालने के बाद उसका बन जाएगा Na+ एंड Cl-। तो ये होगा आयोनाइजेबल, मतलब जिनके आयन बनने के चांसेस है, आयन बनते हैं, तो वो हो गए आयोनाइजेबल ड्रग्स। इस टाइप के ड्रग्स की सोल्यूबिलिटी है वो पीएच पे डिपेंड करेगी। लाइक वीक ड्रग्स है, वीक एसिड्स है और वीक बेसिस है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड्स ऑन पीएच। इसमें आता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो वीक एसिड है और वो गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, तो गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में कैसा है? HCl मतलब एसिडिक कंडीशन है। तो ये ड्रग है वीक एसिड और गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट है एसिडिक, तो वो कॉमन आयन इफेक्ट दिखाएगा और उसको ज़्यादा आयोनाइज नहीं होने देगा ड्रग को, इसलिए वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सिमिलरली फॉर वीक बेसिस।
ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कॉमन आयन इफेक्ट और वीक एसिड और वीक बेसिस की जो सोल्युबिलिटी है या फिर अब्जॉर्प्शन है स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में, वो हम सेपरेट नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे डिटेल से। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब कितने अमाउंट में वो आयोनाइज हो रहा है वीक एसिड या वीक बेस, वो पीएच पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आयोनाइज हो रहा है उतनी ज्यादा वाटर में सोल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, ये एक फैक्टर है। नेक्स्ट आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कैसे आएगा, ड्रग एग्जिस्ट एज अमोर्फस फॉर्म, डिजोल्व्स मोर रैपिडली देन सेम ड्रग इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो एक ड्रग है, एक सेम ड्रग है जिसका दो फॉर्म्स है, अमोर्फस फॉर्म है और क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अमोर्फस मतलब क्या, जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली अरेंज हुए हैं। और क्रिस्टलाइन मतलब क्या, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या फिर पर्टिकुलर एक रेशियो में वो ड्रग अरेंज हुआ है, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो जो अमोर्फस है उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, कौन से भी ड्रग की अमोर्फस फॉर्म है उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी देन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और आपको पता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के इंटरैक्शंस, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शंस ब्रेक होना पड़ता है डिजोल्व होने के लिए, उसके बाद ही वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कर पाएगा। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी और अमॉर्फस में कम एनर्जी लगेगी, तो अमॉर्फस मोर रैपिडली डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है ड्रग का उस पर भी डिपेंड करेगी सोल्युबिलिटी। तो क्या क्या फैक्टर्स देखिए, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स, प्रेशर, पीएच, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, दो टर्म्स है हाइड्रोट्रॉपी और कोसॉल्वेंसी। ठीक है, कोसॉल्वेंसी क्या है, दो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब वीक एसिड्स या फिर वीक बेस या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव पुअर वाटर सोल्युबिलिटी। तो वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, वो पोलर सॉल्यूट को ही डिजोल्व करेगा। अभी हमने देखा लाइक डिजोल्व्स लाइक, उसके हिसाब से। और नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो फिर पोलर वाटर में कम सोल्यूबल होंगे। ठीक है, तो इनकी सोल्युबिलिटी, ये जो नॉन पोलर ड्रग है उनकी सोल्युबिलिटी वाटर में हम कैसे बढ़ा सकते हैं, to increase the water solubility of drug, another water miscible solvent is used in which the drug is better solubility. Drug has better solubility. मतलब देखो, वाटर है उसमें हमें नॉन पोलर जो सोल्यूट है उसको डिजोल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो जो ड्रग है उसकी कौन से सॉल्वेंट में बेटर सोल्युबिलिटी है उसको हम उसमें ऐड करेंगे। तो वाटर मिसिबल, उसका क्या क्राइटेरिया है, एक तो वाटर मिसिबल है, मिसिबल मतलब वाटर में मिक्स हो रहा है, मिसिबल भी हो और वो जो ड्रग है उसको सोल्यूबलाइज भी करे, ऐसे जो सॉल्वेंट्स है उसको अगर हम ऐड करेंगे तो वाटर में सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, a co-solvent works by reducing the interfacial tension between aqueous solution and hydrophobic drug. हाइड्रोफोबिक ड्रग मतलब जो फोबिक मतलब जो हेट करता है, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर हेटिंग और वाटर लविंग, ये दो टर्म्स है। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग या फिर उसको वाटर के लिए एफिनिटी ज़्यादा है उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। और जो जिसकी वाटर के लिए एफिनिटी नहीं है, मतलब वाटर को हेट करता है वो, उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक या फिर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में और वाटर के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन होगा, ठीक है, वो टेंशन वो रिड्यूस कर देता है को सॉल्वेंट, इसलिए वो दोनों सॉल्वेंट्स सोल्यूबल हो जाते हैं। समझ में आया, को सॉल्वेंट मतलब एक ऐसा चीज है, ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में भी मिसिबल हो रहा है और ड्रग को भी सोल्यूबलाइज कर रहा है, इसलिए वो इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीज करेगा और वो सोल्यूट सोल्यूबलाइज हो जाएगा। तो वो को सॉल्वेंट्स कौन से हैं, एग्जाम्पल्स
लाइक इथेनॉल, सोबिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ये एग्जाम्पल्स है को सॉल्वेंट की। ये आपको पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा को सॉल्वेंट है, या फिर कौन सा को सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। तो इसमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है को सॉल्वेंसी मतलब क्या। तो हम वाटर में सोल्युबिलिटी बढ़ा रहे हैं, इन शॉर्ट हम वाटर में सोल्युबिलिटी बढ़ा रहे हैं, उसको बोलेंगे को सॉल्वेंसी। और हाइड्रोटोपी मतलब क्या, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी इन वाटर। सेम चीज है, सोल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज कर रहे हैं, बट यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स यूज करके। एडिटिव्स मतलब क्या, लाइक एग्जाम्पल्स हमने दिए हुए हैं कि सोडियम बेंजोएट, यूरिया, सोडियम एसिटेट, पॉलीविनाइल पायरोलिडिन, या फिर सोडियम सैलिसिलेट। ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि वाटर में सोल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। वीक इंटरैक्शन बिटवीन द हाइड्रोफोबिक एजेंट एंड द सोल्यूट, जैसे कि मैंने बताया था कि हाइड्रोट्रोपिक एजेंट और सोल्यूट में वीक इंटरैक्शन होगा तो वो सोल्यूबलाइज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसे एडिटिव्स डालते हैं, ऐसे सब्सटेंस डालते हैं जिसकी वजह से वाटर में सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो जाके पर्टिकुलर इंटरैक्शन बना रहा होगा, इसलिए वो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, को सॉल्वेंसी और हाइड्रोट्रोपी, इसका डिफरेंस क्या है। को सॉल्वेंसी में हम को सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं जो कि वाटर में सोल्युबिलिटी बढ़ा रहे हैं, किसकी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। और हाइड्रोटॉपी में क्या कर रहे हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर, हम सोल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज कर रहे हैं बट यूजिंग एडिटिव्स। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म डिटेल में। उसमें वो सारे डोसेज फॉर्म्स आएंगे जो मोनोफेजिक है, एक्सेप्ट द सस्पेंशन एंड इमल्शन जो बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। इसके अलावा बाकी सारे डोसेज फॉर्म हम मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे ऐसे कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई या फिर कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हो। सबको समझ में आ रहा है क्या? स्पीड ठीक है या फिर कम होनी चाहिए और ज़्यादा? कॉन्सेप्ट्स बनाओ, ये टाइम है कॉन्सेप्ट बनाने का, क्योंकि जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाओगे तो आपको कम टाइम मिलेगा, तो आपको अभी से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो वहाँ पे जाके कम टाइम लगेगा। ठीक है, ओके ओके हिमांशु, किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। मैम अभी तो डाउट नहीं है मैम, पीपीटी शेयर हो जाएंगे ना ग्रुप में? यस यस यस, ग्रुप में एप्लीकेशन पे पीपीटी हम डाल देंगे। ओके, यस मैम, उसके उसको बाद भी फॉर्म। आपको बाद में भी अभी डाउट आया तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके मैम। हाँ।